मशहूर उद्योगपति रतन टाटा जी की अंतिम यात्रा निकल रही थी। अंतिम यात्रा से पहले उनके अंतिम दर्शन करने के लिए एक जगह पर पार्थिव शरीर को रखा जाता है और देखते ही देखते लाखों की संख्या में लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। अब चाहे फिल्म अभिनेता हो या फिर बड़े बड़े नेता हो या उद्योगपति हो, सभी लाइन में लग जाते हैं और उनके अंतिम दर्शन करते हैं। अंतिम दर्शन करने के बाद अब उनके पार्थिव शरीर को बर्ली शमशान की तरफ लेके जा रहे थे। उनके पार्थिव शरीर के आगे आगे एक बाइक पर लड़का चल रहा था और पुलिस वालों की अचानक से उस पर नजर पड़ जाती है कि ये अचानक से लड़का कहाँ से बीच में आ गया। पुलिस वाले उस लड़के को रोक लेते हैं और जैसे ही लड़के को रोकते हैं उससे पूछा जाता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो बीच में, जबकि सड़क के दोनों तरफ बहुत बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ होती है। उस लड़के को रोका जाता है, लड़का रुक जाता है, कहता है कि साहब आप मुझे मत रोकिए, अगर मैं रुका तो पीछे पार्थिव शरीर भी रुक जाएगा, इसलिए मुझे आप जाने दीजिए। वो पूछते हैं कि तुम कौन हो। वो बताता है कि साहब मेरा नाम शांतनु नायडू है और मैं रतन टाटा जी का दोस्त हूँ। जैसे ये बात उस लड़के ने बोली, मीडिया के कैमरे जो थे उस लड़के की तरफ फोकस करे हुए थे और वो लड़का देखते देखते वायरल हो जाता है। अब हर कोई ये जानने की कोशिश में जुट जाता है कि आखिरकार ये लड़का जिसकी उम्र लगभग 31 साल के आसपास है और रतन टाटा जी की उम्र लगभग 86 साल के आसपास, 55 साल का ये अंतर इनकी उम्र में, ये कैसे दोस्ती हो जाती है। तो ये दोस्ती का किस्सा लोग जानने लगते हैं। आज की कहानी के माध्यम से ये किस्सा भी जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही उनके जाने के बाद, यानी कि रतन टाटा जी के जाने के बाद उनकी जो किस्से कहानियां हैं वो भी सोशल मीडिया पर बहुत मशहूर हो रहे हैं। यही नहीं, वो अपने पीछे लगभग 34 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति छोड़ के जाते हैं। अब हर किसी की जुबान पर यह की बात है कि आखिरकार 34 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति का वारिस कौन होगा, कौन होगा उसका उत्तराधिकारी। इस कहानी के माध्यम से ये भी जानने की, ये भी समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना है, ये 7 अक्टूबर 2024 को रतन टाटा जी का ब्लड प्रेशर मुंबई में अचानक से कम हो जाता है, डाउन हो जाता है। और जैसे ब्लड प्रेशर डाउन होता है तो ये इनके कर्मचारियों को, उनके घर में रहने वाले एक एक सदस्य को ये बात पता चल जाती है और वो घबराहट शुरू हो जाती है। देखते ही देखते उनको मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है। शुरुआत में डॉक्टर कह रहे थे कि सब कुछ ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये खबर मीडिया में फैल जाती है। मीडिया में खबर फैलती है कि रतन टाटा जी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। अब मीडिया इस मामले को प्रकाशित करने लगता है। अब लोगों में भी चिंता बढ़ने लगती है कि रतन टाटा जी की तबीयत ज़्यादा खराब है। लेकिन रतन टाटा जी एक पत्र जारी करते हैं कि सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। 8 तारीख आ जाती है और 8 तारीख के बाद अचानक से उनकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लगती है। अब उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया जाता है। आईसीयू में भर्ती कराया जाता है। असल में उनकी बढ़ती हुई उम्र थी और बढ़ती उम्र के साथ कई तरह की बीमारियां भी साथ चलने लगती हैं, इसलिए वो सर्वाइव नहीं कर पाए और 9 अक्टूबर 2024 की रात लगभग 11 बजे के आसपास ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में वो अंतिम सांस लेते हैं। और ये बात जब इनके कर्मचारियों की, इनके कंपनी के बड़े अधिकारियों के माध्यम से मीडिया को बताई जाती है तो देश में जैसे ये खबर फैलती है, देश का हर एक आदमी इस घटना को लेकर स्तब्ध रह जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है। वो व्यक्ति आज हमारे बीच से चला गया जिसका नाम रतन टाटा है। रतन टाटा जी के जाने के बाद से हर कोई रो रहा है, कोई उनकी बातों को याद करके भावुक हो रहा है। और जितने भी मोबाइल हैं, मैंने तो ये देखा कि मोबाइलों में लोग स्टेटस लगाते हैं, स्टेटस के साथ साथ उन्होंने अपनी डीपी भी लगाई हुई थी। सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म, चाहे वो एक्स हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो फेसबुक हो या फिर इंस्टाग्राम हो, जहां देखो रतन टाटा जी की किस्से कहानियां शुरू हो जाते हैं। अब हर कोई अपनी तरह से उन्हें श्रद्धांजलि देने में जुट जाता है। अगला दिन आता है 10 अक्टूबर 2024 को। ये नरीमन पॉइंट के पास एक नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग एक जगह लगती है। वहाँ पर अंतिम दर्शन करने के लिए इनके पार्थिव शरीर को रखा जाता है। अब देखते देखते बड़े बड़े उद्योगपति, नेता, अभिनेता वहाँ सब पहुँच जाते हैं। यहाँ पर बड़े वीआईपी इंतजाम किए गए थे। लाखों की संख्या में भीड़ थी। हर कोई चाहता था कि बस एक बार अंतिम दर्शन कर लिए जाएं, लेकिन ज़्यादा देर रुक नहीं सकते थे, इसलिए अंतिम दर्शन कराए जाते हैं। यहाँ से बर्ली शमशान की तरफ जब इनके अंतिम संस्कार के लिए सबको, इनकी अंतिम यात्रा को लेके जा रहे थे, शव यात्रा जा रही थी, तो उनकी शव यात्रा के ठीक आगे एक बाइक पर एक लड़का चल रहा था। और बाइक पर जो लड़का चल रहा है तो पुलिस वालों की नज़र पड़ जाती है, कहीं ऐसा ना हो कि ये विघ्न उत्पन्न कर दे, इस लड़के को रोका जाए। लड़के को जैसे ही रोका जाता है, लड़का रुक जाता है, कहता है कि साहब आप मुझे मत रोकिए। वो कहते हैं कि क्यों ना रोकें आपको, आप आगे आगे चल रहे हो, बीच में कहाँ से घुस आए हो। कहता है कि साहब मैं जो रतन टाटा जी हैं उनका दोस्त हूँ। वो जब पुलिस वाले ये बात सुनते हैं तो मीडिया के माध्यम से ये मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। 55 साल की उम्र में ये अंतर है दोनों की। एक लड़के की उम्र 31 साल और रतन टाटा जी की उम्र 86 साल की उम्र में उन्होंने
अंतिम सांसें ली थी। ये इतना बड़ा अंतर कैसे हो जाता है? अब लोगों ने यही जानने की कोशिश करी कि आखिरकार ये लड़का है कौन। दरअसल महाराष्ट्र के पुणे शहर का रहने वाला ये लड़का, साल 2014 की बात है जब ये टाटा समूह से जुड़ा था। तो इसी बीच में इस लड़के को सोशल वर्क करने की, अच्छे काम करने की आदत थी। और इस लड़के ने अपनी आंखों से जो देखा कि हाईवे हो या फिर सड़कें हों, जब रात को वाहन बहुत तेज़ी के साथ चलते हैं तो कई बार आवारा कुत्ते हों या जानवर हों, वो वाहन की चपेट में आ जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है। इस लड़के ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसे कॉलर को डिज़ाइन किया जाए, वो कॉलर रात में जब ये कोई जानवर पहनेगा तो वो चमकेगा किसी भी लाइट से, और जब वाहन चलाने वाले को दिखाई देगा तो वो अपने वाहन को या तो धीरे करेगा या फिर आराम से निकल जाएगा, ताकि उसकी ज़िंदगी बच जाए। इस लड़के ने काम करना शुरू कर दिया, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो लगातार काम करता चला जाता। हालांकि उसने अपने साथ कुछ साथियों को जोड़ा। तभी इसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना टाटा समूह के जो मालिक हैं रतन टाटा जी को एक पत्र लिखा जाए। और वो बड़े ही उदारवादी किस्म के व्यक्ति हैं और बहुत ही लोगों की मदद करते हैं, तो वो मेरी भी मदद करेंगे। शांतनु नायडू ने, जिसकी उम्र उस वक्त 21 साल के आसपास थी, साल 2014 की बात है, उसने पत्र लिख दिया। पत्र लिखकर वो भूल चुका था, उसे याद ही नहीं रहा कि पत्र लिखा है। लेकिन 2 महीने बीत जाते हैं और 2 महीने बीतने के बाद रतन टाटा जी उस पत्र का जवाब देते हैं। और जवाब में लिखा हुआ था कि आप मुंबई आ जाइए, आप साथ काम करना है। जब साथ काम करने वाली बात आती है तो उस लड़के के पैर अब ज़मीन पर नहीं थे, वो आसमान में था, उड़ रहा था। उसे लग रहा था कि दुनिया की सबसे बड़ी खुशी उसको मिल गई है, क्योंकि रतन टाटा जी ने उसके सवाल का जवाब जो दिया था। वो वहाँ जाता है। अब रतन टाटा जी को अपने आइडिया शेयर करता है कि मैं इस तरह के काम करना चाहता हूँ। रतन टाटा जी को ये आइडिया बहुत पसंद आता है, क्योंकि उन्हें भी तो जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार है, उन्हें भी कुत्तों से बहुत ज़्यादा प्यार है, और उन्होंने अपने घर पे भी कुत्ता पाला हुआ था। जब ये बात, इन दोनों के विचार आपस में मेल खा जाते हैं, उसके बाद एक कंपनी बनाई जाती है। कंपनी का नाम रखा जाता है मोटो पॉप्स। और मोटो पॉप्स बनाते हैं, उसको वो दोनों मिलकर लॉन्च करते हैं। एक बालक और साथ ही एक देश के मशहूर उद्योगपति रतन टाटा जी जब शामिल होते हैं तो ये मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है उन दोनों में। लेकिन उन दोनों में इस लड़के का चेहरा इतना वायरल नहीं होता, लोग इतना नहीं जाने थे। दिन गुजरते रहते हैं, दोस्ती गहरी होती चली जाती है, दोस्ती आगे बढ़ रही थी। अब इस लड़के को पढ़ाई करने के लिए अफ्रीका जाना था। वो कहता है कि मैं पढ़ाई करने के लिए अफ्रीका जा रहा हूँ। इस बात को लेकर रतन टाटा जी थोड़े मायूस होते हैं, क्योंकि उन्हें एक ऐसा दोस्त मिल जाता है जिससे वो अपने सुख की, अपने दुख की बातें कर लिया करते थे। कहीं जाते थे तो वो साथ भी चले जाया करते थे। अब ये थोड़े अकेले से महसूस होते हैं, लेकिन वो लड़का शांतनु नायडू कहता है कि मैं वापस लौट कर आऊँगा आपके पास, मुझे पढ़ने के लिए जाना है। वो पढ़ाई करके जब वापस लौट कर आता है तो सचमुच वो रतन टाटा जी के पास आता है और आके उनसे बातचीत करता है। तभी उसे एक नौकरी ऑफर की जाती है कि रतन टाटा जी का आपको असिस्टेंट बना दिया गया है। वो खुश हो जाता है, क्योंकि उसे काम करना था। अब इसी बीच में जब वापस आने के बाद वो काम करता है तो उसे लगता है कि जैसे वो युवा है और सामने रतन टाटा जी बुजुर्ग हैं, तो क्यों ना एक ऐसी संस्था बनाई जाए, एक ऐसा गुड फेलोज बनाया जाए जिसमें बुजुर्गों के साथ युवाओं को जोड़ा जाए और वो अपने आइडिया एक दूसरे से शेयर कर सकें। बुजुर्गों से बात करने के लिए युवा होंगे और युवाओं के पास बुजुर्गों के बढ़िया बढ़िया आइडिया होंगे। 2022 में जब ये इसको लॉन्च कर देते हैं तो इनकी दोस्ती की जुगलबंदी चलने लगती है और रतन टाटा जी को ये आइडिया भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है। लेकिन वक्त का पहिया आगे बढ़ता है और 9 अक्टूबर 2024 की रात लगभग 11 बजे के आसपास रतन टाटा जी ने जब अंतिम सांसें लीं और उनके जाने के बाद ये शांतनु नायडू बहुत ज़्यादा मायूस हो जाता है। वो रोता भी है और रोते रोते अपने कुछ लाइनें लिखता है सोशल मीडिया पर। वो कहता है कि इस दोस्ती ने मेरे अंदर खालीपन छोड़ दिया है, मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी उसे भरने की कोशिश में बिता दूंगा। दुख भी कीमत है जो हम प्यार के लिए चुकाते हैं। मैं दुख भी कीमत है जिसे हम प्यार के लिए चुकाते हैं। अलविदा मेरे लाइट हाउस। जब ये लिखते हैं तो ये बात भी सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है और इस लड़के की दोस्ती कैसे हुई थी ये भी वायरल हो जाती है। दरअसल ये कोई पहला किस्सा नहीं है। अगर हम रतन टाटा जी की ज़िंदगी के पन्नों को पलटना शुरू कर दें तो शायद कई ऐसी वीडियो बन सकती हैं। लेकिन उनके चंद किस्सों की अगर बात करें तो ऐसे ही उन्होंने 200 ट्राई साइकिल बांटने के लिए एक जगह प्रोग्राम रखा हुआ था। 200 ट्राई साइकिल बांट चुके थे। एक छोटा सा बच्चा होता है, वो छोटा सा बच्चा रतन टाटा जी के पैरों को बहुत कस के पकड़ लेता है और कस के पकड़ने के बाद रतन टाटा जी की आंखों में आंखें डालकर देख रहा था। रतन टाटा जी उसको छुटाने की कोशिश करते हैं कि अब जाओ, तुम्हें साइकिल मिल गई है। जैसे उसको अलग करने की कोशिश कर रहे थे, उस लड़के ने और बहुत ताकत से पकड़ लिया। तब वो थोड़े झुकते हैं, झुककर कहते हैं कि तुम्हें कुछ और चाहिए तो बताओ। वो कहता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपको बहुत देर तक देखते रहना चाहता हूँ, मैं आपका चेहरा अपनी आंखों में बसाना चाहता हूँ। जब मैं स्वर्ग में जाऊँगा और आप मुझे वहाँ मिलोगे तो जैसे मैं थैंक यू यहाँ बोल रहा हूँ वैसे थैंक यू मैं वहाँ भी बोलना चाहता हूँ। रतन टाटा जी ने ये बात जब सुनी
तो उनकी भी आंखें भर आती हैं। सोचने पर वो भी मजबूर हो जाते हैं कि कोई इतना प्यार कैसे कर सकता है। ये कोई किस्सा नहीं है, इसके अलावा और भी किस्से हैं। जैसे क्या, IBS सॉफ्टवेयर कंपनी के चेयरमैन होते हैं BK मैथ्यू। उनको मीटिंग करनी थी रतन टाटा जी से। अमेरिका का एक शहर है न्यूयॉर्क, जो बहुत मशहूर शहर है। यहाँ पर ये BK मैथ्यू जी पहले से ही इंतज़ार कर रहे थे, एक होटल में बैठे हुए, वहाँ बैठ जाते हैं। इसी बीच में रतन टाटा जी आते हैं। अब रतन टाटा जी और ये दोनों बैठे हुए हैं, अपने बिजनेस को लेकर बातचीत चल रही थी। बातचीत पूरी हो जाती है और बातचीत पूरी होने के बाद जो भी खाने का ऑर्डर दिया जाता है, खाने का ऑर्डर हो जाता है, खाते हैं पीते हैं जो भी होता है। उसके बाद बिल के लिए आवाज़ लगाई जाती है। बिल के लिए वो बिल लेके आता है और अपने क्रेडिट कार्ड से उसको बिल को भुगतान कर देते हैं रतन टाटा जी, और यहाँ से चुपचाप वो चले जाते हैं। लेकिन BK मैथ्यूज़ वो इस बात को लेकर बड़ा परेशान हो जाते हैं। दरअसल परेशान वाली बात ये थी कि जिस होटल में खाना खाया जा रहा था उसके मालिक जो होते हैं रतन टाटा जी होते हैं, और रतन टाटा जी अपने ही होटल में ऐसे थे जैसे क्या वो एक कोई भी गेस्ट आता है और गेस्ट आकर खाना खाता है, जैसे वो खुद BK मैथ्यूज़ गेस्ट होते हैं। तो यहाँ से पता चलता है कि जो कर्मचारी काम कर रहे थे वो पहचाने नहीं पाए। लेकिन जब इनसे पूछा जाता है कि आपको ये पहचान नहीं पाए रतन टाटा जी, वो कहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन मैं इस बात से बेहद खुश हूँ कि वो कस्टमर के साथ कितना शानदार व्यवहार करते हैं, और मैं एक कस्टमर बन के आया था, मुझे ये नहीं पहचान पाए, इसकी कोई अफसोस नहीं, लेकिन इस बात की खुशी है कि वो हर कस्टमर के साथ कितना शानदार व्यवहार करते हैं। ऐसे ही इनका एक किस्सा और मशहूर हो रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार में पूर्व IPS असीम अरुण जी अभी फिलहाल मंत्री हैं, और उन्होंने अपने सोशल मीडिया X पर एक अपनी कहानी किस्सा शेयर किया। जो साल 2007-8 के आसपास की बात है, वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगे हुए थे, SPG के रूप में काम कर रहे थे असीम अरुण जी, जो पूर्व IPS होते हैं। इसी बीच में SPG की एक मीटिंग होनी थी, और मीटिंग के चीफ गेस्ट होते हैं रतन टाटा जी। अब रतन टाटा जी को आना था, इसके लिए नियम के तहत कि जब कोई भी मेहमान, कोई भी चीफ गेस्ट आएगा तो उसको लेने के लिए जाना होता है। उसके लिए बाकायदा पूरे लाव लश्कर के साथ वो पहुंच जाते हैं। पता चलता है कि ताज मानसिंह होटल नई दिल्ली में वो ठहरे हुए हैं। जब पता किया जाता है तो उन्हें लगता है कि बहुत ही स्पेशल जगह पर रुके होंगे, क्योंकि रतन टाटा जी हैं, बहुत बड़े आदमी हैं। लेकिन जब असीम अरुण जी ने पता किया तो पता चलता है कि वो साधारण से कमरे में जाकर रुकते हैं, उनके साथ कोई लाव लश्कर नहीं होता। वो जाते हैं, जाकर कहते हैं कि सर मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। वो कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं। 50 साल पुरानी उनकी मर्सिडीज़ कार होती है। उस मर्सिडीज़ कार के अंदर वो कहते हैं कि आप मेरे साथ ही बैठ जाइए, आप बाकी जो अपने वाहन वगैरह हैं उन्हें जाने दीजिए, उन्हें वो चले जाएंगे। अब जैसे ही असीम अरुण जी उनके बराबर में बैठने का उन्हें अवसर प्राप्त होता है कि इतने बड़े उद्योगपति के साथ जिसको पूरा देश पसंद करता हो, जो बराबर में बैठ जाते हैं। इसी बीच में कहते हैं कि सर एक बात बताइए, आप इतने बड़े आदमी हैं, आप इतने अमीर आदमी हैं, आप इतने बड़े उद्योगपति हैं, आपके पास तो बड़ी सुरक्षा होनी चाहिए थी। तो कहते हैं कि मुझे किस बात का खतरा है, मुझे तो किस बात का खतरा नहीं है, और ना ही मुझे कोई नुकसान पहुंचाने वाला है, इसलिए मुझे सुरक्षा की जरूरत नहीं है। बस मैं और मेरा ड्राइवर, हम दोनों ही तो साथ चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसी बात आती है, वो कहते हैं कि एक सेक्रेटरी तो होना चाहिए, कम से कम इतने सारे फ़ोन आते होंगे, एक फ़ोन उठाने के लिए। वो कहते हैं कि मुझे अभी इस बात की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। इसी बीच में वो चुपके से SPG पायलट लगा देते हैं। यानी कि आपने देखा होगा बड़े बड़े लोगों की सुरक्षा में, जैसे मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, और उससे भी बड़े जब SPG पायलट लगते हैं तो आगे पीछे उनके वाहन हो जाते हैं। और जब ये बात रतन टाटा जी को पता चलती है तो रतन टाटा जी कहते हैं कि देखो आप प्लीज़ इसको हटवा लीजिए, मुझे बड़ी असहज महसूस हो रहा है। ये बात असीम अरुण जी अपनी कहानी के माध्यम से बताते हैं कि SPG पायलट अगर किसी के सामने लग जाए तो वो कॉलर चौड़ा कर सकता है, अपना हवा में आ सकता है। लेकिन रतन टाटा जी ने हाथ जोड़ते हुए मना कर दिया कि प्लीज़ ये हटा लीजिए, हम ऐसे ही सादगी के साथ चलेंगे। तो ये किस्सा जब अपना शेयर करते हैं तो शेयर करने के बाद लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है कि वाकई वो बड़ी शानदार व्यक्तित्व के धनी होते हैं। लेकिन एक चीज़ और लगातार वायरल हो रही है, और वायरल ये हो रही है कि जब रतन टाटा जी इस दुनिया से अलविदा लेते हैं, चले जाते हैं, तो लगभग 34 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति अपने पीछे छोड़ जाते हैं। वो 13 ट्रस्ट के मालिक होते हैं। दरअसल 13 ट्रस्ट के मालिक होते हैं, और इनके पास जो इनकी संपत्ति की कीमत आंकी जाती है वो 34 लाख करोड़ रुपए के आसपास होती है। इससे पहले कि हम इसमें आएँ, हम थोड़ा सा ये इतिहास के कुछ आईने में झांकने की कोशिश करते हैं। ये जो कहानी शुरू होती है नुसीर वानजी टाटा से शुरू होती है। उनको एक बेटे होते हैं जिनका नाम जमशेद जी एन टाटा रखा जाता है। उनकी शादी होती है हीराबाई दाबूजी से, और हीराबाई दाबूजी के 3 लड़के होते हैं। एक का नाम सर दोराबजी टाटा होता है, एक का नाम धुनबाई टाटा होता है, और तीसरे सर रतन टाटा होते हैं। उनकी शादी होती है नवाज बाई से, और उनकी कोई औलाद नहीं होती, तो वो नवल टाटा को गोद ले लेते हैं।
नवल टाटा को गोद लेते हैं तो नवल टाटा जी की जो शादी होती है, सोनी नाम की महिला होती हैं, उनके साथ शादी होती है। सोनी जी को 2 बच्चे होते हैं, उनका एक का नाम होता है रतन टाटा और दूसरे बेटे का नाम होता है जिमी टाटा। दरअसल ये शादी ज़्यादा दिन टिक नहीं पाती, लगभग 10 साल के आसपास ये शादी टिक पाती है और ये उनसे तलाक ले लेते हैं सोनी जी से। अब ये दूसरी शादी करते हैं। दूसरी शादी जो होती है वो होती है सिमोन दुनोयर से, और जब सिमोन दुनोयर से शादी होती है तो उनको एक बेटा होता है और उस बेटे का नाम होता है नोएल टाटा। नोएल टाटा की शादी होती है अलू मिस्त्री से और उनको 3 बच्चे होते हैं। एक बच्चे का नाम होता है उनके ली टाटा, दूसरे का नाम माया टाटा और तीसरे का नाम नोबिल टाटा। और नोबिल टाटा जो होते हैं उनकी शादी होती है मानसी किर्लोस्कर से, और मानसी किर्लोस्कर को 2 बच्चे होते हैं, जमशेद टाटा और टियाना टाटा। अभी हम बात कर रहे हैं रतन टाटा जी की। रतन टाटा जी अब इस दुनिया में नहीं है, वो दुनिया को अलविदा कह के चले गए हैं। उनकी 34 लाख करोड़ रुपए की जो संपत्ति है वो किसके हिस्से में जाएगी, कौन उसका वारिस होगा, कौन उसका उत्तराधिकारी बनेगा। जब ये सोशल मीडिया पर, अखबारों में खबर प्रकाशित होती है तो पता चलता है कि नवल टाटा के जो बेटे होते हैं वो 3 होते हैं, जिसमें रतन टाटा, जिमी टाटा और नोएल टाटा। नोएल टाटा के हिस्से में 2 कंपनियां आती हैं और 2 कंपनियों का जो शेयर होता है वो लगभग 55% के आसपास होता है। और रतन टाटा की जो 13 ट्रस्ट होती हैं, उन 13 ट्रस्ट का जो 66.4 शेयर होता है। तो इसमें ये पता चलता है कि नोएल टाटा ही कहीं ना कहीं इनके उत्तराधिकारी होंगे। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन बिल्कुल अगर सब कुछ ठीक रहा तो इनके रतन टाटा जी के सगे सौतेले भाई ही इनके नोएल टाटा ही इनके उत्तराधिकारी होंगे। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को, पूरे किस्से कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि एक ऐसे महान व्यक्तित्व से हमें सीख लेनी चाहिए। और हमें पूरा देश इन्हें भावपूर्ण रूप से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। हम भी इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इन्हें बार बार सैल्यूट करते हैं, क्योंकि हम इनकी ज़िंदगी का थोड़ा हिस्सा भी ले पाए तो ये वाकई हमारे लिए भी और सबके लिए भी बड़ी बात होगी। जाते जाते जीनत कामरान हैं, वेदपाल स्वामी, असलम खान, प्रियंका उपाध्याय, दीपक निषाद, गिरीश सिंह, राजा कुमार, प्रदीप गुज्जर, खुशबू सिंह, ज्योति, शब्बीर खान, गौरव तिवारी, उदयवीर, पिंटू कुमार, हेमराज खटाना, मेहताब आलम, सोहेल शेख, ऋतिक सिंह, इमरान मंसूरी, मोना सिंह, नारायण सिंह, अनंत कुमार, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।